कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। आज से बच्चों हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की हम क्लासिफिकेशन देखेंगे पूरी, उसमें कौन कौन से क्लास के मॉलिक्यूल्स आते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एरोमेटिक कंपाउंड, उन सब की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज प्लस उनकी प्रिपरेशन, जितनी भी चीज़ें हैं डिटेल, बेसिक से शुरू करके डिटेल में हर एक चीज़, हर एक क्लास की हर एक डिटेल में पढ़ेंगे। इस पूरी सीरीज में लेक्चर बाय लेक्चर हम उसको पढ़ेंगे और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी तो आपको पूरा हाइड्रोकार्बन अच्छे से आते होंगे, चाहे किसी केमिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे उसकी प्रिपरेशन हो, कैसे होती है, क्या होता है, हर चीज़ आपको उसका कंसेप्ट अच्छे से, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। तो बने रहिए मेरी इस पूरी सीरीज में, और अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे मोटिवेशन के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा बेसिकली हाइड्रोकार्बन का पहला लेक्चर है। आज हम उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, प्लस जो पहली क्लास है एल्केन, एल्केन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज प्लस आइसोमेरिज्म और न्यूमेनक्लेचर के बारे में। ये सारी चीजें आज हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, आई होप आप इससे कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और आपको चीजें अच्छी लगेंगी और आप सब चीजें समझ आएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या चीज है, हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं। तो जैसा कि नाम कह रहा है, सिंपल सी बात है, नाम क्या कह रहा है, हाइड्रो प्लस कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे कोई भी कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं सिर्फ, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो भी कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन, इन दो को छोड़ के उनमें कुछ भी नहीं है, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। पर ये जितना सिंपल लग रहा है, जितना सिंपल लग रहा है बच्चों, कंपाउंड्स उतने ही ज्यादा हैं, कंपाउंड्स हमारे उतने ही ज्यादा हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में उतने ही ज्यादा कंपाउंड्स हमारे पास मिलते हैं। हम चाहे कहीं से भी शुरू करें, हमारे अपने किचन से स्टार्ट करें, एलपीजी गैस वो हाइड्रोकार्बन है, जहां से हम खाना बनता है वो हाइड्रोकार्बन है। गाड़ी पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, वो हाइड्रोकार्बन है। सीएनजी हम यूज करते हैं, वो हाइड्रोकार्बन है। हर जगह हाइड्रोकार्बन हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं और बहुत मिलियंस ऑफ कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन के। जितनी सिंपल डेफिनेशन है उतने ही मिलियंस ऑफ कंपाउंड है हमारे पास। तो हम हर क्लास को बारी बारी डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम डिवाइड करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स में। किस में डिवाइड करते हैं बच्चों, एलिफेटिक और दूसरे एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक है बच्चों, हम इनको डिवाइड करते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक में। एरोमेटिक हमारे पास वो कंपाउंड है जो बेंजीन या बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड है जितने, उनको हम एरोमेटिक कहते हैं। इसे पूरा का पूरा आधा घंटे का लेक्चर लिया हुआ है मैंने कि एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या होता है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई कर दिया एलिफेटिक और एरोमेटिक के अंदर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। एलिफेटिक फर्दर हमारे पास आते हैं, एलिफेटिक को हम फर्दर डिवाइड करते हैं एल्केन्स में, एल्कीन्स में, एल्केन्स में, एल्कीन्स में और एल्काइंस में। बारी बारी इनको देखेंगे, इनको हम एल्केन, एल्काइन किसे कहते हैं, एल्कीन किसे कहते हैं, एल्काइन किसे कहते हैं, प्लस साइक्लो एलिफेटिक कंपाउंड्स में, साइक्लो एलिफेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है बच्चों, तो एल्केन्स हमारे पास, पहली बात की हमने एल्केन्स की। एल्केन्स हमारे पास कौन से कंपाउंड है, एल्केन्स हमारे पास वो कंपाउंड है जिनमें हमें क्या पता है, हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा हमारे मॉलिक्यूल के पास। हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में, हाइड्रोकार्बन ऐसे जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, उनको हम कहते हैं एल्केन्स। और जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड है, कम से कम एक डबल बॉन्ड है, उसको हम कहते हैं एल्कीन्स। और जिनके पास कम से कम कार्बन और कार्बन के बीच में, जिन हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है, उसे हम कहते हैं एल्काइन। तो सिंपल सी बात, हाइड्रोकार्बन है ही हमारे पास। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई भी और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो एल्केन। और कम से कम एक डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। और एल्केन्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड, इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और एल्कीन और अल्काइन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं।
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं इनको? सैचुरेटेड मतलब सैचुरेट हो चुका है, उसमें और हाइड्रोजन की एडिशन नहीं हो सकती। कार्बन कार्बन और कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है, उनमें और हाइड्रोजन की एडिशन नहीं हो सकती, इसलिए हम कहते हैं सैचुरेटेड। यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे जो होते हैं वहां पे हाइड्रोजन की एडिशन आगे की जा सकती है, हाइड्रोजन की एडिशन वहां पे की जा सकती है, कुछ और एडिशन वहां पे की जा सकती है, तो उनमें एडिशन करने की, उनमें एडिशन रिएक्शन करने की अभी संभावना होती है, तो इसलिए हम कहते हैं उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर। एल्केन की बात क्लियर, एल्कीन की क्लियर, एल्काइन की क्लियर। सिंपल इंट्रोडक्शन पता कौन सी क्लास में क्या क्या डिफरेंस है प्लस। ठीक है, बात समझ आ गई। प्लस अब बात करते हैं साइक्लोएलिफेटिक। साइक्लोएलिफेटिक सिंपली कुछ नहीं है, अगर एल्केन साइक्लिक होगा तो हम साइक्लोएल्केन बोलेंगे, एल्कीन अगर साइक्लो होगी तो उसको साइक्लोएल्कीन बोलेंगे, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर एल्काइन होगा तो उसको हम साइक्लोएल्काइन कहेंगे। सिंपली अगर कोई हाइड्रोकार्बन हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में मिलता है और वो एरोमेटिक नहीं है तो उसको हम कह देंगे साइक्लोएल्केन या साइक्लोएल्कीन या साइक्लोएल्काइन। जनरल नाम उसका साइक्लोएलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, तो ये तो पूरी हमारे पास आ गई एक क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन्स की, किस किस तरह से हम हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करते हैं। अब आते हैं हम अपनी पहली क्लास पे, एल्केन्स पे। एल्केन्स की बात करते हैं। एल्केन्स में आज हम डिस्कस करेंगे एल्केन की हम जनरल फीचर्स क्या होती हैं, जनरल उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मीथेन के मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे आज हम कि उसका किस तरह से मॉलिक्यूल होता है मीथेन का, प्लस उसकी एल्केन के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, उसके आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, यहां तक कि आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एल्केन्स के ऊपर। एल्केन पे हाइड्रोकार्बन की पहली क्लास जो है वो है एल्केन्स। तो हमने पीछे अभी जब इंट्रोडक्शन में बात की थी क्लासिफिकेशन की, तो एल्केन के बारे में हमने क्या बात की थी? एल्केन हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें सारे के सारे कार्बन और कार्बन के जो बॉन्ड हैं सिंगल बॉन्ड से होते हैं, उनमें सारे के सारे कार्बन और कार्बन के बॉन्ड जो होते हैं उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है और कुछ भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, तो उस कंपाउंड्स को हम कहते हैं एल्केन्स। और इसका जनरल फॉर्मूला जिसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो है CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n+2। इससे मतलब क्या है, n कुछ भी हो सकता है, एक से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 कितने भी हजार तक आप लेके जा सकते हैं, कितने भी लेके चले जाइए। ठीक है, स्टार्टिंग हम करेंगे 1 से शुरू करके आगे n तक हम कहीं पे भी n को लेके जा सकते हैं, इंटीजर किसी भी इंटीजर पे उसको रख सकते हैं। तो अगर सबसे पहले की बात करूं, सबसे छोटे की बात करूं, सबसे छोटा क्या आएगा, जहां पे n की वैल्यू आएगी 1, n की वैल्यू क्या आएगी 1। तो अगर C1 आ रहा है, C1 है, ठीक है, तो यहां पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2 × 1 2, 2 + 2 4, तो CH4 जो पहला मॉलिक्यूल है एल्केन का, जो पहला मॉलिक्यूल सबसे छोटा मॉलिक्यूल है वो है CH4, इसको हम कहते हैं मीथेन। इसका नाम है हमारे पास मीथेन। मीथेन और मीथेन बच्चों जो हमने CNG का नाम सुना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है मीथेन, जो CNG गाड़ियां चलती हैं उसमें 97% मीथेन होती है, 97% मीथेन होती है। मेनली इसका मतलब क्या है, मीथेन जो है CNG मेनली मीथेन ही होती है, जिसको लिक्विफाई किया जाता है, कंप्रेस करके हमें डाला जाता है व्हीकल्स के अंदर। CNG जो गैस है वो मीथेन ही है। ठीक है, अब सिमिलरली अब अगले अगर 1 से शुरू हुआ तो 2 पे क्या आएगा, C2H, 2 × 2 4, 4 + 2 6, H6। सिमिलरली C3 पे क्या आएगा हमारे पास, C3 पे क्या आएगा, C3H8। इस सीरीज को अगर ऐसे बढ़ाते जाएंगे, अगर C4 की बात करूं C4H10। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर। ऐसे हम कितने भी सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं, C5 C6 C7 से लेके ऐसे इस सीरीज को बढ़ा सकते हैं। तो इस सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। एल्केन की जो होमोलोगस सीरीज है इसको हम कहते हैं एल्केन की होमोलोगस सीरीज। एल्केन की होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज से मतलब क्या है कि उसकी जनरल फार्मूला जो है CnH2n+2, उसमें जब हम 1 की वैल्यू से स्टार्ट करके 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू डालते हैं, जो सीरीज हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज में खास बात है कि जो उसके दो मॉलिक्यूल हैं आपस में जो डिफरेंस उनके बीच में आता है वो CH2 का डिफरेंस रहता है हमेशा। देखिए यहाँ पे C2 है, C3 मतलब 2 कार्बन और 3 कार्बन, कितने का डिफरेंस है, एक कार्बन का 6 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन, कितने का डिफरेंस है, CH2 2 हाइड्रोजन का 6 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना आएगा, CH2 का 8 और 10 के बीच में 2 हाइड्रोजन, C3 और C4 1। सिमिलरली इसके और इसके बीच में भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का। तो एक सिंपल खास बात है, मतलब एक होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस रहता है एल्केन के अंदर। ठीक है, उनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। सबसे छोटा है CH4 मीथेन। मीथेन गैस हमारे पास CNG में मिलती है। यहां तक बात क्लियर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और समझने के लिए आइए मीथेन के मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं हम। मीथेन के
मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं, मीथेन के मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। मीथेन का फॉर्मूला हमें पता चल गया क्या है, CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो जो कार्बन है इसका, कार्बन है, कार्बन की कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 6, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, अगर वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ मैं लिखूं 2s और 2px 2py 2pz, ठीक है। हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के हर एक इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। प्लस इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है हमारे पास, sp3। sp3 से मतलब 3 p के मिलके और एक s के मिलके 4 sp3 की ऑर्बिटलें बनी, 4 sp3 की ऑर्बिटलें बनी, 4 sp3 की ऑर्बिटलें बनी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता है शेप कौन सी आती है, शेप कौन सी आती है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो मीथेन के मॉलिक्यूल की शेप कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। इसको मैं रिप्रेजेंट करने में समझाने की आपको कोशिश करूं, एक कार्बन है, ठीक है, जिसकी वैलेंस शेल होती है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस शेल जो होती है बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करती है। वैलेंस शेल के पास, इसके पास एक s थी और 3 p थी, तीनों ने हाइब्रिडाइज होकर क्या बनी, चार हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल बनी sp3 की, 4 sp3 मैंने लगा दी, 4 sp3 मैंने लगा दी। और 4 इसके पास क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास क्या है 1s ऑर्बिटल, 4 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 4 1s, ये हाइड्रोजन आ गई हमारे पास, 4 हाइड्रोजन 1s के ऑर्बिटल में, 1s से ओवरलैप किया sp3, तो sp3 और s के बीच में ओवरलैपिंग होती है मीथेन के मॉलिक्यूल में और वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं हमारे पास, ठीक है, ये बात क्लियर। अब अगर मैं इसके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं कि किस तरह से मॉलिक्यूल अगर हमें दिखना है किस तरह से होता है, तो बच्चा आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं आपके सामने, मीथेन के मॉलिक्यूल को आपको इस तरह से 3D में देख सकते हैं, इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि मीथेन का मॉलिक्यूल इस तरह से, बीच में कार्बन, हाइड्रोजन, 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 4 हाइड्रोजन, इनके बीच का ये बॉन्ड एंगल है और ये बॉन्ड लेंथ है। तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है, हर बॉन्ड एंगल, ये इसके और इसके बीच का जो बॉन्ड है, या इसके और इसके बीच की जो बॉन्ड एंगल है, या इसके और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, वो सारे के सारे 109.5 डिग्री के होते हैं। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं इस तरह से, देखिए एक कार्बन, ठीक है, एक ऊपर हाइड्रोजन, एक इस तरफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन प्लेन से बाहर, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक हाइड्रोजन प्लेन से बाहर और एक हाइड्रोजन प्लेन से पीछे। तो इस तरह से हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल आता है, मीथेन का मॉलिक्यूल हमारे पास इस तरह से आता है, एक हाइड्रोजन प्लेन से बाहर है, एक प्लेन पे, एक प्लेन से पीछे है। हर किसी का बॉन्ड एंगल जो है वो है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। और ये जो बॉन्ड लेंथ है वो है हमारे पास 110 पिकोमीटर की, 110 पिकोमीटर की। तो इस तरह से होता है मीथेन का मॉलिक्यूल, मीथेन के मॉलिक्यूल को हम इस तरह से कहते हैं। और ये जो बॉन्डिंग है वो sp3 और s ऑर्बिटल के बीच की बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल है हमारे पास कार्बन की, 4 कार्बन के sp3 ऑर्बिटल और साथ में जुड़ी है 4 s की ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्ड जो कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है वो sp3 और s के बीच में हुई है। तो इस तरह से ये था हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल। आई होप यहां तक आपको बात समझ आई होगी। अब बात चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, अगली चीज की तरफ, वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन का नोमेनक्लेचर हम किस तरह से करते हैं उसको आगे डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम नोमेनक्लेचर के डिस्कशन की बात करते हैं, किस तरह से एल्केन के नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है। ऐसे तो पूरी आईपीएससी के नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस कर चुके हैं, पूरा लेक्चर में 2 लेक्चर लिए हुए आईपीएससी की पूरी नोमेनक्लेचर में, जिसमें मैंने पूरे 10 एग्जांपल से आपको पूरी आईपीएससी नेम क्लियर किया था। पूरी आईपीएससी नेमिंग आपको हर कंपाउंड की करना कैसे करना है वो पूरे 10 एग्जांपल से आपको सॉल्व करके समझाई थी। और बहुत ही अच्छा लेक्चर है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा। आधे घंटे का लेक्चर है, आधे घंटे में 10 एग्जाम्पल है, 10 एग्जाम्पल से आपको पूरी नोमेनक्लेचर, आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ आ जाएगी। चलिए आज अभी फिलहाल हम एल्केन के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, आपको रिवीजन भी हो जाएगा किस तरह से होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन 2 एग्जाम्पलों को हम देखते हैं बच्चों। पहले उस चीज हम कुछ डिस्कस करें, उससे पहले चीज हमें क्या देखनी है, जब भी हम एल्केन का नोमेनक्लेचर लें, जब भी हम एल्केन का नेमिंग करनी होती है, एल्केन में किसी भी कंपाउंड की, एल्केन की अगर हमें नेमिंग करनी है, पहली चीज जो हमें दिमाग में रखनी है, पहली चीज हमें रखनी है लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन कंटेनिंग लॉन्गेस्ट चेन। पहली चीज हमें दिमाग में रखनी है लॉन्गेस्ट चेन। अभी मैं समझाऊंगा किस तरह से क्या चीज वो ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज जो हमें सबसे दिमाग में रखनी है लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल। ये 2 चीजें क्या कहती हैं, पहले ये 2 चीजें तो हमें दिमाग में हमेशा होनी ही चाहिए, 2 चीजें तो हमारे दिमाग में हमेशा रहेंगी कि लॉन्गेस्ट चेन देखनी और लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना है। वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं।
सबसे पहली चीज हमें देखनी है जब भी हम नेमिंग करेंगे किसी भी एल्केन को कि कार्बन कंटेनिंग सबसे लंबी चेन कौन सी है। जैसे पहले की मैं बात करूं, पहले एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं नेमिंग देने की कोशिश करूं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 कार्बन आ रहे हैं। अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूं 1 2 3 4 5, यहां पे 5 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई हमारे पास? लॉन्गेस्ट चेन हुई हमारे पास ये, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन आ गए? 6। ठीक है बच्चों, 6 कार्बन हमारे पास आ गए, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास आ गई। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब है कि अब जो ब्रांचिंग हो रखी है, जो सब्स्टिट्यूएंट लग रखा है, जो सब्स्टिट्यूएंट लग रखा है उस चेन में, उसको हमने नंबरिंग देनी है कि कौन सी पोजीशन पे वो नंबरिंग हो रखी है। तो जो उस पोजीशन पे नंबरिंग हो रही है वो नंबरिंग इस तरह से देंगे कि उस चेन में अगर हम नंबरिंग देना शुरू करें तो उस सब्स्टिट्यूएंट पे सबसे कम नंबर आए। एग्जांपल समझिए, अगर मैं यहां से नंबरिंग देना शुरू करता हूं तो यहां पे 1 2 3, यहां पे 3 नंबर आ रहा है। अगर मैं यहां से नंबरिंग देना शुरू करूं तो 1 2 3 और इस पे आ रहा है 4 नंबर। तो लोएस्ट नंबर कहां से आ रहा है? लोएस्ट लोकेट कहां पे हो रहा है? वो तीसरे नंबर पे। तो हम कौन सी नंबरिंग उसको देंगे? नंबरिंग देंगे जहां से उसको लोएस्ट आ रहा है, तो उसको नंबर देंगे 3। 3 पे क्या लगा है हमारे पास? कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है? मिथाइल। तो हमारे पास नेमिंग क्या हो जाएगी उसकी? 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। क्लियर है बच्चों? 3 मिथाइल। और कितने कार्बन थे हमारे पास? 6। 6 मतलब हेक्स, तो 3 मिथाइल हेक्सेन। सिंपल, 3 मिथाइल हेक्सेन। बात क्लियर? ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, अब सपोज इस कंपाउंड की बात करता हूं, इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं लोएस्ट लॉन्गेस्ट, पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट, सबसे पहला काम है हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन देखने का है। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं इसमें देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों से तरफ से 8 कहीं से भी हम ले सकते हैं। सपोज मैं इस चेन को ले लेता हूं 8 नंबर पे, मेरे को पता चल गया जी 8 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है। जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके पास 8 कार्बन है। ठीक है, 8 कार्बन आ गए। अब मैं नंबरिंग देनी, नंबरिंग में हमें क्या चाहना है? लोएस्ट लोकेंट रूल। अब लोएस्ट लोकेंट रूल हमारे पास क्या कहता है? यहां से नंबरिंग दूं 1 2 3, यहां से अगर नंबरिंग दूं 1 2 3, दोनों ही केस में तीसरी पोजीशन पे लोकेंट मिल रहा है हमें। तीसरी पोजीशन पे दोनों ही जगह पे हमें मिल रहा है। अब या तो इधर से दूं या इधर से दूं, कंफ्यूज हो गया मैं। यहां पे क्या लगा है हमारे पास? इथाइल ग्रुप, 2 कार्बन वाला इथाइल ग्रुप, 1 कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब यहां से नंबरिंग देना शुरू कर रहा हूं तो तीसरे पे मिथाइल आ रहा है, यहां से नंबरिंग देना शुरू कर रहा हूं तो तीसरे पे इथाइल आ रहा है। अब मैं किस तरफ जाऊं? यहां से जाऊं या यहां से जाऊं? तो उस केस में जहां पे दोनों तरफ से नंबरिंग देने पे दोनों तरफ ही लोएस्ट नंबर आ रहा है, तो हमें किस चीज को चूज करना है? हमें चूज करना है, तब हमें जाना है लोएस्ट लोकेंट रूल में, तब हमें जाना है अल्फाबेटिकली, तब हमें जाना है अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली से हमारे से मतलब क्या है? यहाँ पे क्या लगा है? इथाइल ग्रुप, यहाँ क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप। तो ई अल्फाबेटिकली पहले आएगा या एम पहले अल्फाबेटिकली आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ई हमारे पास पहले आ रहा है, एम उसके बाद आ रहा है। तो हम नंबरिंग कहाँ से देंगे? इस तरफ से, जिस तरफ से अल्फाबेटिकली वो पहले आ रहा है। 3 नंबर पे आ गया इथाइल, 4 5 6 पे आ गया मिथाइल। तो इसका नाम क्या आएगा हमारे पास? 3 इथाइल 6 मिथाइल और कितने कार्बन है? 8 ऑक्टेन। तो इस तरह से ये जनरलाइज नेमिंग है अल्केन की। हम किस तरह से नेमिंग करते हैं, जनरलाइज नेमिंग ये है। और छोटे से रूल और भी हैं, वो आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, मेरा जो पूरा लेक्चर है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली बात, ये तो नोमेनक्लेचर की बात होगी। बेसिक नोमेनक्लेचर यही है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अल्केन का जो बेसिक नोमेनक्लेचर है वो इस तरह से ही चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके आइसोमेरिज्म की। किस तरह से आइसोमेरिज्म शो करता है, उनसे क्या फर्क पड़ता है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके आइसोमेरिज्म की बात करते हैं हम एल्केन, बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे पास होती क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे पास वो है, उस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम उसे कहते हैं कि जब दो कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला सेम हो पर उनका केमिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो। समझिए क्या सेम होगा उनका? सेम क्या होगा? सेम उनका केमिकल फॉर्मूला होगा। सेम उनका क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला होगा। डिफरेंस कहां आएगा? डिफरेंस उनके कहां आएगा? स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज में। उस फिनोमेना को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या हुआ? केमिकल फॉर्मूला सेम है पर उनका स्ट्रक्चर और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट आ रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उस कंपाउंड की डिफरेंट आ रही है। उस आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उस आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
और एल्केन हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की भी कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, वो हमें दिखाते हैं चेन आइसोमेरिज्म। समझते हैं इस चीज को एग्जांपल के साथ। एल्केन हमारे पास कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, वो दिखाते हैं चेन आइसोमेरिज्म। समझते हैं एग्जांपल के साथ कि केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। सपोज एग्जांपल की बात करूं, C4H10, ये क्या है हमारे पास, C4H10 ये है हमारे पास ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला C4H10 जनरल हमने फॉर्मूला दे दिया। पर जब मैं इसको लिखने की बात करूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम कहते हैं 4 कार्बन। इस तरह से भी लिख सकता हूं, ये मेरे को यहां से इस तरह से लिखने से भी थोड़ी कोई रोक सकता है। CH3 सेम फॉर्मूला, सबका सेम है, 3 6 9 10 हाइड्रोजन 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन 4 कार्बन। पर उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 273 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका 273 केल्विन, इसका कितना है 261 केल्विन। तो दोनों में डिफरेंस तो है पर स्ट्रक्चर सेम है। तो इस फिनोमेनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और एल्केन के एक्सम सिर्फ चेन में आइसोमेरिज्म, चेन ऊपर से तोड़ फोड़ रही है, कोई लंबी चेन है कोई छोटी चेन है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है पर कोई लंबी चेन बन रही है स्ट्रेट चेन, कोई ब्रांच चेन बन रही है। तो इसलिए हम कहते हैं ये चेन आइसोमेरिज्म शो करता है, चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। अब इसकी नेमिंग की बात करूं तो अगर इसकी थोड़ा सा हमारी नेमिंग भी थोड़ी सी हमारी इंप्रूव ये हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। कितने कार्बन है 4, नाम आ गया सिंपल ब्यूटेन, ठीक है। यहां पे ब्रांचिंग होगी, पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन देखी 3 वाली, नंबरिंग दी 2 पे, तो क्या नाम आ गया 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन 2 मिथाइल प्रोपेन। आईयूपीएसी नेम भी दोनों का अलग है, एक ब्यूटेन एन ब्यूटेन है, एक 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो इस तरह से बात क्लियर। इस तरह के आइसोमेरिज्म हमारे पास एल्केन शो करते हैं, और उस तरह के आइसोमेरिज्म जहां पे ब्रांचिंग से अलग अलग स्ट्रक्चर बन के आए, उस टाइप की ब्रांचिंग की आइसोमेरिज्म को कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर, किसी को डाउट, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें छोटी सी चीज हमें समझने की है कि जब भी किसी एल्केन के अंदर अगर कोई कार्बन है, अगर वो कोई कार्बन है, समझिएगा, एक होता है प्राइमरी कार्बन, एक होता है सेकेंडरी कार्बन, एक होता है टर्शियरी कार्बन, एक होता है क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। जब कोई कार्बन सिर्फ एक सिंगल कार्बन से जुड़ा जाए, सपोज ये वाला कार्बन है, ये सिर्फ इस कार्बन से बॉन्डिंग में है, तो इस कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। समझिए, जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, बॉन्डिंग सिर्फ उसने एक कार्बन से बना रखी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी। जब कोई कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डिंग बना रहा है, सपोज इसको देखिए, इधर वाले कार्बन से बॉन्डिंग है, इधर वाले कार्बन से बॉन्डिंग है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। और जब कोई कार्बन 3 जगह से कार्बन से जुड़ा है, टर्शियरी कार्बन। और जब कोई कार्बन चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा है, चारों तरफ से कार्बन से बॉन्ड बना रखा हो, तो उस कार्बन को हम कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई, उसके आइसोमेरिज्म की, चेन आइसोमेरिज्म की बात भी समझ आ गई, आईयूपीएसी नेमिंग भी क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन कैसे होती है एल्केन की, वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। जहां जहां रिएक्शन मैकेनिज्म की जरूरत होगी उनको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू बच्चों।